नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात सरकारी अस्पतालों में जानलेवा लापरवाहियों की। अस्पताल यानी वो जगह जहां लोगों को नई जिंदगी मिलती है। अगर वही अस्पताल लोगों को मौत बांटने लगे तो फिर मरीज कहां जाएंगे। पहले शहडोल और अब भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बिजली गुल होने की वजह से मरीजों की मौत के बाद से सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार जांच की बात कह रही है, विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सवाल यह है, क्या बुनियादी सुविधाओं में आने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का हाल कब तक ठीक होगा? कब सरकारी अस्पताल यूं ही कब तक लोगों को मौत बांटते रहेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। अस्पताल यानी वो जगह जहां मरते हुए लोगों को भी नई जिंदगी मिलती है। मौत के आगोश में जा रहे लोग भी जहां से जिंदगी की सौगात लेकर वापस लौट आते हैं। अगर यही अस्पताल मौत बांटने लगे तो फिर मरीजों का क्या होगा? शहडोल के सरकारी अस्पताल में लगातार बच्चों की हो रही मौत के बाद अब राजधानी से स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती खबर आई है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के कोविड सेंटर में बिजली गुल होने से 3 लोगों की जान चली गई। देखिए भाई, ये हमीदिया हॉस्पिटल है, इमरजेंसी वार्ड। इसमें कोविड-19 के कितने पेशेंट हैं और आधे घंटे से यहाँ लाइट नहीं है। मामला एक दिन पहले शुक्रवार का है, जब शाम के वक्त हमीदिया अस्पताल के कोविड सेंटर में अचानक बिजली गुल हो गई। बिजली गुल होते ही कोविड सेंटर में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस वक्त बिजली गई उस वक्त अस्पताल में कई गंभीर मरीज हाई फ्लो सपोर्ट पर थे। लाइट जाने की वजह से मरीजों के लिए मौजूद लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद पड़ गए। आनन फानन में जनरेटर चालू करवाया गया, मगर कुछ ही मिनट के बाद जनरेटर भी बंद पड़ गया। जब तक मैकेनिक को बुलाकर जनरेटर ठीक कराया गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मरीज दम तोड़ चुके थे। खास बात यह है कि हमीदिया अस्पताल में जनरेटर के लिए डीजल और रखरखाव के लिए 80,000 रुपए का बजट हर महीने दिया जाता है, जबकि हर दूसरे दिन 20 लीटर डीजल आता है। अस्पताल में हुई बड़ी लापरवाही के बाद सीएम ने सख्ती दिखाई और फौरन मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। तो दूसरी तरफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने डीन को नोटिस जारी कर दिया और सर्टिफिकेशन इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। दोनों बातें हैं कि लापरवाही है, गंभीर मामला है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उच्च स्तरीय जांच की आज घोषणा की है। आज शाम तक जांच की रिपोर्ट आएगी, पर अब प्रिलिमिनरी जो हमें जहां लापरवाही दिखी थी उसमें हमने तत्काल कार्रवाई की। इंजीनियर को निलंबित किया, जिसके जिम्मेदारी थी कि वो पूरे मेंटेनेंस का ध्यान रखे। अस्पताल में जानलेवा लापरवाही सामने आई तो विपक्ष ने सरकार को घेरने में देर नहीं की। बिजली गुल हो जाना, बैक फेल होना, एक पार्षद सहित 3 लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। यह अकर्मण्यता की पराकाष्ठा है और नाकारा स्वास्थ्य मंत्री को तत्काल प्रभाव से नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। पहले शहडोल और अब भोपाल। सवाल ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार जानलेवा लापरवाहियां क्यों सामने आ रही हैं? सवाल ये है, अगर अस्पताल ही मौत बांटने लगेंगे तो मरीज कहां जाएंगे? और सवाल ये भी कि जब रखरखाव और डीजल के लिए पैसे आते हैं तो फिर ये पैसे जा कहां रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बुनियादी सुविधाओं में शुमार अगर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत है तो आगे क्या उम्मीद की जाए? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। यह हमने आपको एक रिपोर्ट बताई। कमिश्नर को जांच सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि कमिश्नर इसकी जांच करेंगे, सीएम सख्त है। लेकिन भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कोरोना मरीजों की मौत पर कमिश्नर कविंद्र कियावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मौत की वजह बिजली गुल होना नहीं था। राजधानी भोपाल के हमीदिया के कोविड सेंटर में बिजली गुल होने से 3 मौतों के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल कमिश्नर को जांच के आदेश दिए थे। शाम तक जांच रिपोर्ट सौंपी जानी है और भोपाल कमिश्नर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, शाम तक जांच रिपोर्ट सौंपनी है और बिजली गुल होने की बात कही जा रही है। 3 मौतें भी हुई हैं। जांच में क्या सामने आया है? हमीदिया अस्पताल के कोविड वार्ड में 11 दिसंबर की रात 10:40 से सुबह 12 तारीख की 5 बजे तक जो 3 डेथ रिपोर्ट की जा रही हैं, उसका विद्युत आपूर्ति में अवरोध से कोई संबंध नहीं है।
साफ साफ मना कर दिया कविंद्र कियावत ने, कमिश्नर भोपाल। उन्होंने कहा कि बिजली बाधित होने से इन 3 मौतों का कोई संबंध नहीं है, यानी कि जांच में क्या निकला ये कविंद्र कियावत ने बता दिया। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशीष शर्मा जी, बीजेपी के विधायक, अब से कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे खातेगांव से। इसके साथ साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर नरेंद्र नाटा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पूर्व सिविल सर्जन एसके सक्सेना जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नाटा साहब, सक्सेना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नाटा साहब आपके पास आऊं, उससे पहले एक्सपर्ट व्यू जान लेता हूं, क्योंकि पूर्व सिविल सर्जन है एसके सक्सेना साहब, उनसे मैं पूछना चाहता हूं। सक्सेना साहब, जांच बैठी, जांच रिपोर्ट अभी पहुंच ही जाएगी, लेकिन जांच में है क्या ये कविंद्र कियावत साहब ने बता दिया। उन्होंने कहा बिजली जाने से 3 मौतों का कोई संबंध नहीं है। कोविड वार्ड जैसे गंभीर मरीजों, गंभीर वार्ड में अगर बिजली गुल हो जाती है, जनरेटर खराब है, तो इसके लिए क्या कोई जिम्मेदार नहीं? जो मौतें हुई हैं वो इत्तेफाक है? देखिए, इसमें जो है मेन चीज ये है कि मेन पावर, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कहीं समन्वय में कोई दिक्कत आई है। क्योंकि जो वेंटिलेटर होते हैं वो जब ऑटो मोड में रहते हैं तो उसमें बैटरी बैकअप होता है। यदि लाइट जाती है तो इमीडिएटली, ऐसा नहीं कि वेंटिलेटर वर्क करना खत्म कर देते हैं। दूसरी चीज, हॉस्पिटल में इमरजेंसी अरेंजमेंट होते हैं जहां एम्बुलेंस बैग वगैरह होते हैं। यदि मान लीजिए एक्सटर्नल वे से भी यदि पेशेंट को सपोर्ट देना है तो उससे दिया जा सकता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जनरेटर किसके चार्ज में था, कौन उसका विद्युत विभाग था या पीडब्ल्यूडी था। इन लोगों ने उसका रेगुलर मेंटेनेंस क्यों नहीं किया। और जहां तक डीजल का सवाल था, डीजल उस समय नहीं मिला, तो डीजल में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। हर हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में रोगी कल्याण समिति का फंड होता है जिसको इमरजेंसी में खर्च किया जा सकता है ऐसी परिस्थिति में। और साथ साथ हर जगह ऐसी सेंसिटिव प्लेस पे इन चीजों का बैकअप जो है इन्वर्टर से भी रखा जाता है, जहां इमरजेंसी में आप इसको मैनेज कर सकें। तो इसमें कहीं ना कहीं सक्सेना साहब, इसमें एक मेरा सवाल आपने बताया टेक्निकली, जो मेंटेनेंस, जो वेंटिलेटर्स हैं उनका खुद का पावर बैकअप रहता है। मेंटेनेंस नहीं हुआ। सक्सेना साहब, आपने बताया कि वेंटिलेटर्स का खुद का पावर बैकअप रहता है। जी, बैटरी बैकअप रहता है। कितनी देर का पावर बैकअप होता है? बैटरी बैकअप, क्योंकि 1.5 घंटे के आसपास करीब लाइट नहीं थी बताया जा रहा है। ये डिपेंड करता है वो वेंटिलेटर किस टाइप के, उनका वेंटिलेटर का बैकअप कितना है। वो हर वेंटिलेटर जो है, हर कंपनी के वेंटिलेटर का बैकअप डिफरेंट हो सकता है। ये कहां वेरी करता है? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कितना? एक रेंज तो होगी सर पावर बैकअप की। ये देखिए, ऐसा है, ये 1 घंटे भी कर सकता है, 2 घंटे भी कर सकता है, 20 मिनट भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि वो वेंटिलेटर का टाइप कौन सा है। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डिफरेंट कंपनी के डिफरेंट वेंटिलेटर्स होते हैं और उनका डिफरेंटली ऑपरेट होते हैं। सक्सेना जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। नाटा साहब, आपके पास आ रहा हूं। नाटा साहब, आप कोस सकते हैं सरकार को, आप निशाना साध सकते हैं सरकार पर, लेकिन एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, उस पर अगर पूरा भरोसा जताते हैं पूर्व कमलनाथ और अपनी उंगली का जो ऑपरेशन है वो भोपाल के अस्पताल में कराते हैं, सरकारी अस्पताल में, तो यही चिकित्सा शिक्षा मंत्री एक माइनर फ्रैक्चर का इलाज कराने के लिए दिल्ली एम्स का रुख करती हैं। जी, नाटा साहब, सुन रहे हैं आप मुझे? अब आवाज आई आपकी? हाँ, सवाल सुना सर आपने या रिपीट करूं? आप रिपीट कर दें। ठीक, मैंने सवाल आपसे सीधा यह पूछा कि आप सरकार पर निशाना साधेंगे, जाहिर बात है विपक्ष में है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तो कमलनाथ अपनी उंगली का ऑपरेशन जरूर सरकारी अस्पताल में कराते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा जताते हैं, लेकिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री को अगर माइनर फ्रैक्चर होता है तो वो इंदौर, भोपाल में इलाज नहीं कराती, वो सीधा दिल्ली एम्स जाती, एयरलिफ्ट किया जाता है उन्हें। तो आसिफ जी, ये तो हो गया जो मैं कह सकता हूं वो आपने पहले ही कह दिया। बात यह है कि बच्चे मरते रहे शेड्यूल में, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लोग मरते रहे और हम बाद में केवल चर्चा कर लें।
कोई कहते कि भाई हम विपक्ष के नाते उनकी गलतियां निकाल रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बीमार है। अब ये कहते रहे कि वो डीजल जनरेटर मैकेनिक की गलती थी या डॉक्टरों की गलती थी, लोग तो मर गए और लोगों के मरने की जवाबदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। और क्या आपको लगता है कि ये वो अस्पताल है जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है, हमीदिया मेडिकल कॉलेज का अस्पताल है, ये कुछ जिला अस्पताल नहीं है। और जब भोपाल के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थिति ये है, तो आप अंदाज लगाएं कि जिलों में अस्पतालों की और ब्लॉक में अस्पतालों की स्थितियां कितनी बुरी हैं। शेडोल की बात कितने दिन हुए, लोग आज भी, बच्चे आज भी मर रहे हैं वहां पे। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं तो नैतिक जवाबदारी सरकार के किसी मंत्री को लेनी चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए कि हमारी अव्यवस्था के कारण ये सब हो रहा है। कल किसी डॉक्टर पे जवाबदारी डाली जाए या मैकेनिक पे जवाबदारी डाली जाए, लेकिन ये तो तय बात है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से जवाबदार है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों बराबर के जवाबदार हैं। और आप डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन ले लीजिए, मैकेनिक के खिलाफ एक्शन ले लीजिए, लेकिन मुझे बताइए कि इन मंत्रियों के खिलाफ क्या एक्शन होने वाला है। मैं लौट रहा हूं नाटा साहब इस पर आपके पास। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। वाजपेयी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाजपेयी साहब, जैसे ये घटना सामने आई, बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी, चौंकाने वाली घटना थी। 3 मरीजों की मौत बहुत दुखद है। उसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी एक सख्त ट्वीट किया और बड़ी कार्रवाई की बात कही। कविंद्र कियावत, जिनको जांच सौंपी गई कमिश्नर को, उन्होंने अब से कुछ देर पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खास बात में कहा कि पावर फेलियर की वजह से, बिजली जाने की वजह से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। तो फिर तो मामला रफा दफा हो गया साहब, किसी की कोई गलती नहीं, मरीज अपनी मौत खुद मरे हैं। देखिए आसिफ जी, इसमें 2-3-4 चीजें हैं। पहली चीज, जो पावर फेलियर हुआ वो एक पक्ष है, और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मरीज वहां पर उस दौरान, मतलब उस 2 घंटे के दौरान या 1 घंटे के दौरान जो अस्पताल में मृत्यु हुई है, उसके कारण क्या है। ये दोनों बातें जरूरी नहीं कि एक ही हो। और प्रथम वहाँ की जो रिपोर्ट, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में जब भी डेथ होती है, कोई भी डेथ होती है हॉस्पिटल या कॉलेज में, मेडिकल स्तर, कॉलेज स्तर के, तो उसका डेथ रिव्यू होता है। डेथ रिव्यू यानी कि पूरा उसका रीजनिंग क्रिएट किया जाता है कि इस डेथ का कॉज क्या है, सिकनेस में किस लेवल की सिकनेस है, या और कोई कारण है तो क्या कारण है, उसको पूरा नोट डाउन किया जाता है। उसकी पूरी एक कमिटी होती है, उसको डेथ रिव्यू बोलते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बात के लिए, जब हम इलाज के लिए उन पर विश्वास करते हैं, तो डेथ रिव्यू कमिटी की यदि कोई रिपोर्ट आती है तो उस पर भी हमको इलाज करना होगा, विश्वास करना होगा। लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। पहली चीज, पावर फेल्योर के दौरान जो बैकअप्स होने चाहिए थे वो होने ही चाहिए थे, और यदि वो नहीं है तो उसके संतोषजनक कारण होना चाहिए, अन्यथा वो स्वीकार्य नहीं होते। तो पावर बैकअप को लेके अभी तक कोई संतोषजनक कारण तो सामने आया नहीं है। बिल्कुल आप सही हैं इस मामले में, और इसीलिए जांच आदेशित की गई है। और जो भी उसमें दोषियों का, प्रथम दृष्टया जो दोषी है उन्हें सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन शासकीय प्रक्रिया को आप समझते हैं कि वो ऐसे जब तक तथ्यों के आधार पर जांच पूरी नहीं हो जाए, जो उसकी एक्चुअल पनिशमेंट है वो नहीं दी जा सकती है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि कमिश्नर कियावत साहब बहुत सक्षम हैं। वो स्वास्थ्य विभाग में भी लंबे समय रहे हैं, एडिशनल डायरेक्टर भी रहे हैं। जब मैं जॉब में था तो उस समय वो हमारे एडिशनल डायरेक्टर हुआ करते थे, व्हेन आई वाज डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। और ही इज एफिशिएंट पर्सन। और साथ नहीं, उनकी एफिशिएंसी पर, उनकी कार्यकुशलता पर मेरा कोई सवाल नहीं। मैं वाजपेयी साहब आपसे छोटी 2 बातें और पूछ रहा हूं। वाजपेयी साहब, पहली बात तो ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि जब हर मृत्यु के बाद, आपने कहा वाजपेयी साहब, डेथ रिव्यू होता है, इस मामले में भी डेथ रिव्यू होता, तो फिर मुख्यमंत्री इस मामले को गंभीर समझ ही रहे हैं ना, तभी उन्होंने अलग से एक जांच बैठाई कमिश्नर लेवल की, पहली बात। वरना अगर डेथ रिव्यू होना ही था इन मौतों का भी, तो अलग से जांच की आवश्यकता नहीं थी। चूंकि मामले को गंभीर समझा गया, गंभीर पाया गया, इसलिए जांच बैठाई गई। दूसरी बात, शहडोल में अगर बच्चों की मौत होती है तो यह कहा जाता है क्योंकि जिला अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, सीरियस बच्चे लाए जाते हैं, वहीं मौत हो जाती है। हमीदिया अस्पताल में भी अगर सीरियस कोविड पेशेंट थे, उनकी मौत हो गई, तो फिर ये सीरियस जो पेशेंट हैं, ये अपनी जान बचाने के लिए कहां जाएं, या ये चलता रहेगा ऐसे?
आसिफ जी, पहली बात तो मैं आखिरी बात से शुरू कर देता हूं, लेकिन हालांकि जो मैं बात कहना चाहता था वो ये था कि कमिश्नर होने के अलावा जो स्वशासी समिति होती है मेडिकल कॉलेज की, उसके अध्यक्ष भी कमिश्नर होते हैं पदेन। तो ये मेडिकल कॉलेज आता ही उनके अधीन है, वो सारी व्यवस्था प्रबंधन की उनके ही अध्यक्षता में है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए, सारे मेडिकल कॉलेज की स्वशासी समिति के अध्यक्ष वहां के कमिश्नर होते हैं, डीन नहीं होता, डीन सचिव होता है। तो ये मैंने बस आपके ध्यान में लाया। अब मैं आपकी बात पे आता हूं। ये बात सच है, जो गंभीर मरीज होते हैं, जो अपने मर्ज से लड़ रहे होते हैं, उसमें जो मौतों का प्रतिशत है वो ज्यादा होता है, सामान्य बीमारियों में कम होता है। तो इसीलिए यदि आप ये कहें कि गंभीर अवस्था में लाया गया मरीज या अस्पताल में भर्ती गंभीर अवस्था का मरीज यदि मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो सारी मृत्यु संदेह के दायरे में है, ये भी कहना न्यायोचित नहीं होगा। तो इसलिए मैंने डेथ रिव्यू की बात कही है। जो पेशेंट वेंटिलेटर पर है, जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है और वेंटिलेटर चल रहा है, वेंटिलेटर में कोई रुकावट की कोई खबर नहीं है हमारे पास, ना आपके पास, ना कोई तथ्य है इस बात के, तो इस बात को समझना होगा। तो जब उसके इलाज में कोई व्यवधान नहीं है, तो हम फेल्योर और इलाज दोनों को मिलाकर नहीं देख सकते, और फेल्योर के जस्टिफिकेशंस देखने के लिए हम तैयार नहीं है, इसीलिए जांच संस्थित की गई है। जो आपने बात कही है, जांच संस्थित किया जाना आपके विषय के प्रति गंभीरता है। जांच का संस्थित हो जाना सजा या आप जो शक या आप वो कहें उसकी मजबूती है, मुझे लगता है ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। मैं लौट रहा हूं आपके वाजपेयी साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, 2 विमान और भी है मेरे पास। वाजपेयी साहब मैं आ रहा हूं आपके पास, नाटा साहब आपके पास आ रहा हूं। नाटा साहब, सरकार आपकी रही हो, सरकार बीजेपी की रही हो, इसी मध्य प्रदेश में हमने टॉर्च की रोशनी में नसबंदी होते देखी है, इसी मध्य प्रदेश में हमने गाड़ियों की लाइट से पोस्टमार्टम होते देखा है। बस फर्क इतना है कि वो अगर दूर दराज के इलाकों में होता है तो फिर सवाल कम उठते हैं, लेकिन जब राजधानी की बात आए तो सवाल उठते हैं। नाटा साहब आवाज आ रही है? जी जी, नाटा साहब, मेरा सीधा सवाल है, सरकार किसी की भी हो, टॉर्च की रोशनी में नसबंदी ऑपरेशन भी मध्य प्रदेश में हुए हैं, होते हैं, और गाड़ियों की रोशनी में पोस्टमार्टम भी होते हमने देखे हैं। देखिए आसिफ जी, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था कि 60 साल कांग्रेस को दिए, मुझे 60 महीने दे दो, मैं देश बदल दूंगा। इस सरकार को तो 190 महीने मिल गए। हम अब छोड़िए कि 15 साल 17 साल पहले क्या हुआ था, आज बात करें कि इन 15 सालों में हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कहां पहुंची है। हालत यह है कि अब अगर भोपाल जैसी जगह और संभागीय मुख्यालयों में, अस्पतालों में लोग इस तरीके से मरेंगे। देखिए, सरकार किसी की भी हो, मैं इसको राजनीति नहीं बनाना चाहता, लेकिन दुख तो हमें सबको होना चाहिए ना। इतने बच्चे मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं भोपाल में सरकार की नाक के नीचे, तो हमें दुख होना चाहिए। और उसको केवल कुछ बहानों से केवल हमने दुख तो वाजपेयी साहब भी जता रहे हैं, दुख तो सब जता रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जिम्मेदार कौन है उसका पता नहीं लग पाया। हालांकि जो डेथ रिव्यू की बात कह रहे हैं वाजपेयी साहब, और जो जांच की बात सामने आई गई है, कविंद्र कियावत साहब ने कहा कि पावर फेल्योर की वजह से तो मौत नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या भगवान ही चाहते थे कि उनको अब आने का वक्त हो गया है? सीरियस पेशेंट थे, बड़े अस्पतालों में अगर सीनियर सीरियस पेशेंट्स की यूं मृत्यु होने लगेगी या दर बढ़ने लगेगी, तो फिर जो जांच बैठी हैं, उन जांचों के बाद क्या सामने आया वो भी हमने आपके सामने रख दिया। जो सवाल थे वो हमने पूछने की कोशिश की, जवाब भी लेने की कोशिश की। बहुत खत्म हो गया। बहुत धन्यवाद सक्सेना साहब, वाजपेयी साहब और नाटा साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।